गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा सा है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले कि अपन इसको डिस्कस करें इस एडिटोरियल को, लेट अस हैव अ लुक एट द कोट ऑफ द डे। बड़ा छोटा सा, ये भी छोटा सा कोट है बट बहुत सुंदर है। इसको आप समझने का प्रयास करें। कोट पढ़िए। कोट में देखिए क्या लिखा है। वाइल सीकिंग रिवेंज। अब सीक वर्ड में हमें आना चाहिए। सीक का मतलब प्राप्त करना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, अटेन करना। तो जब आप रिवेंज लेने का सोचते हो, ठीक है, कि जब आप रिवेंज का मतलब बदला, उस समय हमको दो ग्रेव्स को, दो कब्रों को खोदना पड़ेगा। एक तो उसके लिए जिसके खिलाफ बदला ले रहे हो, और एक अपने लिए भी खोद लो। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि रिवेंज की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। रिवेंज अगर भावना रखोगे, बदले की भावना, तो उससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। जिसके खिलाफ रिवेंज लोगे वो भी मरेगा, यानी उसको जो नहीं मरे उसको भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सुंदर सी फ्रेजेस हैं ये, छोटी आपके, दे आर द जेम्स। ये जेम्स कह सकते हैं इसको, ठीक है, नगीने हैं ये। इनको भी अपनी भाषा का हिस्सा बनाओ। जब मैं आपको देता रहता हूँ उनमें से आपको इकट्ठा करो। इस एडिटोरियल का शीर्षक है आर्म्स एंड द विमेन, और इसमें आर्म्स का जो उसने अभिप्राय लिया है लेखक ने, तो उसमें आर्म्स का अर्थ है आर्मी, मिलिट्री, ठीक है ना, ठीक है ना, शस्त्र और स्त्रियाँ। तो एक्चुअली आर्म से मतलब आपका उसका है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता दूं कि आर्मी में लड़कियों को कमीशन मिलता है, लेकिन उनको रेगुलर कमीशन नहीं मिल रहा था। उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे, ठीक है, उनको एसएससी मिलता था, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। 5 साल के लिए जाती थी वो आर्मी में, और उसके बाद में उनको परमानेंट नहीं किया जाता था। लड़के भी जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, लेकिन कई लोगों को उनमें से परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन औरतों को नहीं किया जाता था। और 5 साल के बाद में वो रिटायर हो जाती थी। और कई लोग अपने लड़ के आगे भी पहुँचे हैं, तो उसके अंदर भी दिक्कत हो गई। उसमें दिक्कत ये हुई कि उनको एक लेवल तक जाने दिया गया और उसके ऊपर उनको जाने नहीं दिया गया। इंग्लिश में दिस इज़ कॉल्ड ग्लास सीलिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपके सीखने की हैं। ग्लास सीलिंग का अर्थ, सीलिंग का अर्थ क्या होता है? सीलिंग का लिमिट होता है। वैसे सीलिंग का मतलब छत होता है। तो छत क्या है? आपके घर की ऊंचाई है वो, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, वो सीलिंग है, फिर तो छत ही है। अंदर की वाली सीलिंग कहलाती है, ऊपर वाली रूफ कहलाती है, ठीक है। तो ग्लास सीलिंग अर्थ ही है कि ऐसी लिमिट जो दिखाई देती नहीं हो, क्योंकि वो कांच की है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लिखा हुआ नहीं, उनको ऊपर नहीं जाने देना, लेकिन उनको ऊपर जाने नहीं दिया जाता था। सरकार की पॉलिसी ऐसी थी, और सरकार की जैसे पॉलिसी होगी वैसे आपकी आर्मी फॉलो करेगी। तो वो ऑथर कह रहा है कि ग्लास सीलिंग अब टूट गई है, इसको तोड़ दिया गया है। अब औरतों को परमानेंट कमीशन का देना पड़ेगा, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट से वो अपनी उन्होंने जीत हासिल की है लंबी लड़ाई के बाद में। तो उसके बारे में है ये। किसी भी देश की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जो उसमें 100% जनसंख्या राष्ट्र के निर्माण में लगती है। एक फैक्ट है, जितनी जल्दी हमको समझ में आया उतना बढ़िया होगा। दूसरे देश इतनी हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों कर गए हैं कि वहाँ की 100% जनता जो है आपका, वो नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व है। दे आर एंगेज्ड इन नेशन बिल्डिंग। और हमारे यहाँ की जो आधी औरतें हैं, मतलब आधी जनसंख्या कौन है? औरतें हैं, ठीक है। वो चूल्हा चक्की के अलावा ऊपर आती नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया। एनीवे, अब इसको पढ़िए, आपका एंजॉय कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी भी आपको ग्रामर नहीं पड़ेगी, वो तो आपको पढ़ के हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका शीर्षक समझ आ गया, आर्म्स एंड द विमेन। अब नीचे पढ़िए मेरे साथ में। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, छोटे कोलोकेशन मेरे रेड किए हैं, ये आपके एक्चुअली कोलोकेशंस हैं और कुछ फ्रेजेस हैं, इनको नोट करो, आप भी सेंटेंस बनाओ। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, एक लंबी लड़ाई के बाद में,
और इसको अपने सेंटेंस बनाओ, इसको नोट कीजिए बच्चों, और इसके अपने सेंटेंस बनाओ। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, ये बैटल लिटरल भी हो सकती है और फिगरेटिव भी हो सकती है। और आगे लिखा हुआ है विमेन ऑफिसर्स ओवरकम द जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, अब ओवरकम को इसके साथ जोड़ो आपका, इसका मैं पूरा फ्रेज बना के तो क्या लिखूंगा आपका, ओवरकम करते तो किसी के ऊपर जीत हासिल करना, टू ओवरकम समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। ये हो गया। ये बैटल युद्ध की हो सकती है, कोर्ट की हो सकती है, जीवन की हो सकती है। अब एक आदमी को कैंसर हो गया था, कई हुए हैं और उन्होंने उसके ऊपर विजय भी हासिल की है, कई नहीं कर पाए, ठीक है ना। इरफान भाई नहीं कर पाए, और यूँ देखो आपका जो हमारे क्रिकेटर हैं, ठीक है, 6 छक्के लगाने के लिए मशहूर, तो उनको भी कैंसर हुआ था ना आपका, एंड ही ओवरकेम द कैंसर आफ्टर लॉन्ग बैटल। आप सुनेंगे आपका, या कोई आदमी केस जीत गया कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद में, तो क्या कहोगे आपका, वहाँ ओवरकम मत बोलना, ठीक है ना, आपको उसमें तो विन का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उसमें बोला ही वॉन द बैटल, ही वॉन द कोर्ट बैटल आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, तो 2 बार बैटल मत करो, ही वॉन द कोर्ट केस आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, ये तो सेंटेंस बना दो। एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज। कैसे बोलोगे, ही वॉन द, ठीक है ना आपका, कोर्ट केस आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, होता क्या, ठीक है। और ओवरकम का भी अर्थ होता है टू विन, लेकिन इस अंदर में आपको ओवरकम का इस्तेमाल नहीं होगा। ओवरकम का अर्थ होता है किसी को अपने काबू में कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा फर्क होता है शब्दों का, अर्थ एक हो तो क्या हुआ, ठीक है। एंड इफ आई से ही ओवरकेम हिज इलनेस, इसमें लगा सकते हो ओवरकम का प्रयोग, आगे वही लगा दो आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिर इसमें एक छोटा सा कोलोकेशन है, जेंडर बैरियर ना। बैरियर का अर्थ होता है बच्चों रुकावट, अगर नहीं आता है तो इसको सीखो। बैरियर का मतलब रुकावट, ठीक है ना, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है ना आपका। और जेंडर बैरियर का अर्थ क्या होता है, तो बैरियर का मतलब हो गया आपका हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट वगैरह, और जेंडर का अर्थ हो गया जो लिंग पे आधारित रुकावट थी। अब समझ आ गया आपका, समझ भी गए होंगे कि लिंग पे आधारित क्या, कि भाई जो लड़के हैं, आदमी है, उन्हीं को प्रमोशन मिलते रहेंगे और औरतों को एंट्री तो मिल जाएगी लेकिन ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा, तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। तो ये सेंटेंस समझ आ गया आपका, ये उसकी सब हेडिंग थी। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विमेन ऑफिसर्स, ठीक है, ओवरकम द जेंडर बैरियर इन द आर्मी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक लंबी लड़ाई के बाद में जो आपके लड़कियां थी, औरतें थी ऑफिसर्स आर्मी के अंदर, उन्होंने इस जेंडर बैरियर पे, लिंग पे आधारित रुकावट पे, किसमें, इंडियन आर्मी में विजय पाई है। अब तो क्लियर हो गया ना आपका, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और अखबार के अलावा अगर नॉवल पढ़ेंगे आप, किताब पढ़ेंगे, तो उससे बहुत कुछ सीखोगे। ये भयंकर गलती है बच्चों की, वो सोचते हैं ग्रामर पढ़ के अंग्रेजी आती है। ग्रामर, ये ग्रामर कहाँ से पढ़ाएगा आपको, ये मुझे बताना, आपका ग्लास सीलिंग क्या होती है ठीक है, ओवरकम का इस्तेमाल कैसे करना है, ग्रामर थोड़ी पढ़ाएगी आप। अब देखो नीचे अपन मेन उसमें आते हैं और उसमें पढ़िए, द ग्लास सीलिंग वॉज शैटर्ड, और किस तरह से भाषा लोग बनाते हैं। देखो ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया गया। अब ये ग्लास सीलिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल बैरियर है, एक बैरियर है जो सबको दिखता नहीं है, उसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग का ये भी अर्थ हो सकता है कि अपना आप छत जो है कांच की बनवा लो, तो ठीक है, आपने कहा कि आई हैव ए ग्लास सीलिंग ओवर माई हाउस। वैसे मैंने कभी देखी नहीं ऐसी, लेकिन आप बनवा सकते हो, को बहुत मोटा कांच लगाना पड़ेगा ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लास सीलिंग का अर्थ उसका फिगरेटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अ बैरियर विच वॉज नॉट विजिबल, यानी इनविजिबल बैरियर, रुकावट इनविजिबल, क्योंकि कांच दिखता थोड़ी है, शीशा जो है आपका, ग्लास जो है, दिखता थोड़ी है आपको लगता है आसमान खुला है, मैं तो आसमान तक पहुंच सकता हूँ। हाँ भाई, जो भी आदमी ये सोचे उसको देख के, तो सीलिंग तो दिखेगी नहीं ना,
उसको आसमान दिखाई देगा, तो उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में ये आएगा, आई कैन रीच द स्काई, स्काई इज़ माई लिमिट। लेकिन जो ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो सीलिंग अड़ जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया। इसका अर्थ होता है इनविजिबल बैरियर, ऐसी रुकावट जो नज़र ना आए। तो इसको थर्सडे को, ये लास्ट थर्सडे को, ठीक है ना, ये लास्ट थर्सडे मतलब कल परसों नहीं, शायद ये कल परसों होगा, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। आप उसको तोड़ दिया गया ऑन थर्सडे। कब? व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल लेटर निकाला, चिट्ठी निकाली उन्होंने, ठीक है, जिसमें ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू वीमेन ऑफिस इन द आर्मी का उन्होंने चिट्ठी निकाली कि लड़कियों को भी आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। और पहले क्या दिया जाता था उनको? SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, 5 साल की नौकरी, 7 साल की, और उसके बाद में घर, 5 साल की होती जनरली, ठीक है। उनमें कुछ ही लोग जो है, एक कहते को अलग अलग, उसमें आर्मी के अंदर खाली यही नहीं है कि एक ही कोई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। उसमें लिखा हुआ कम से कम 10 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं आर्मी के अंदर। मेडिकल कोर है, आर्मी सप्लाई कोर है, उसमें टैंक रेजिमेंट है, उसमें गनरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि आर्मी का मतलब केवल आपका इन्फेंट्री होगी, पैदल सेना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें अंदर एयरफोर्स है, उसमें नेवी है, नेवी के अंदर भी आपके टेक्निकल ब्रांचेज़ हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेज़ हैं। इस तरह से एयरफोर्स में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेज़ हैं। ग्राउंड स्टाफ है, जो आप एग्ज़ाम देते हो FCAT का, तो उसमें जो आप एग्ज़ाम को पास करने के बाद में फिर आपका SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें जब आप निकल जाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है, रैंक तो आपका वही होता है, तनख्वाह भी वो मिलती है आपको, आप फ्लाइंग ऑफिसर भी कहलाते हो, ठीक है। बट यू डू नॉट फ्लाई एयरफोर्स प्लेन्स, फाइटर जेट्स, इंटरसेप्टर्स, इनको आप नहीं उड़ाते हो। आपकी ग्राउंड ड्यूटी होती है, ठीक है। CDS के एग्ज़ाम पास करके जो लोग IMA देहरादून से पास आउट होते हैं, मैथ्स का पेपर देके भी, ठीक है ना आपका, तो वो लोग जो है उनको फिर आपका फ्लाइंग विंग में जाते हैं, तो वो उड़ाते हैं, है ना। तो अलग बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, लेकिन ये भी ख़राब नहीं है, ये भी ख़राब नहीं है। कल हो सकता है कि इसका भी रास्ता निकल जाए कि जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हैं तो कुछ टाइम के बाद दे शुड ऑल्सो भी, ठीक है ना आपका, इंक्लूडेड इन द फ्लाइंग पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आपका। तो वो आप हवाई जहाज़ों को उड़ा सकते हैं, आप बॉम्बर्स को, ठीक है ना आपका, इंटरसेप्टर्स को, ठीक है ना आपका। ये सेंटेंस समझ आ गए बच्चों? तो वो ऑथर कह रहा है कि थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने ग्रांट का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, देना, जिसमें उन्होंने औरतों को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन देने का एक लेटर जारी किया। और जैसे ही जारी हुआ तो ऑथर कह रहा है ग्लास सीलिंग वॉज शैटर्ड। शैटर का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। शैटर का मतलब क्या होता है? तोड़ना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। somebody shattered my window pane, इसका प्रयोग सबका सेंटेंस बना बच्चों। somebody shattered my window pane, PANE, पेन। तो आपकी जो खिड़की का कांच था वो किसने तोड़ दिया? और एक लड़का कह रहा है कि माई ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू द आर्मी was shattered, ठीक है, when I was rejected by the SSB। तो जब मेरे को SSB ने रिजेक्ट किया तो आर्मी ज्वाइन करने का मेरा सपना टुकड़े टुकड़े हो गया। तो शैटर का प्रयोग करो। ये आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ आ गया ना। आगे चलते हैं। द बैटल, अपहिल बैटल, ये छोटा सा कॉलेक्शन नोट करो बच्चों, उसको सेंटेंस बनाओ, ठीक है। द अपहिल बैटल का अर्थ होता है एक मुश्किल लड़ाई। अपहिल, जैसे अपहिल टास्क होता है ना आपका, अपहिल टास्क, इसका मतलब क्या होता है? इसमें आपको एक हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। अपहिल टास्क, अपहिल बैटल, क्या मीनिंग हो जाता है इसका? ऐसा टास्क, ऐसा कार्य या ऐसी आपकी लड़ाई, चाहे वो फिजिकल हो या फिगरेटिव हो, जो बड़ी मुश्किल हो। अपहिल का मतलब पहाड़ पे चढ़ने उतरने वाला तो आसान होता है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो मुश्किल होता है। तो ये इसका संदर्भ है। द अपहिल बैटल टू ब्रेक अ जेंडर, आप देखो कितना सुंदर प्रयोग है, आप जेंडर स्टीरियोटाइप, कितने सुंदर इसमें चीज़ें हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, लेकिन ये फ्रेजेस बड़े शानदार हैं। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है वो आपको थोड़ा समझना है।
स्टीरियोटाइप एक फिक्स्ड आइडिया है, फिक्स्ड आइडिया, एक रूढ़िवादी सोच है, इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। आप फिक्स होकर रह जाते हो। अच्छा आप औरतें हो तो आप टीचर बनाओ, अच्छा आप औरतें हो तो घर में चूल्हा चौकी करो, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये वर्ड सबको आना चाहिए, ठीक ना। कई जगह इसका इस्तेमाल होता है स्टीरियोटाइप का। एक औरत ने वैम्प का रोल किया, वैम्प समझते हो, जैसे पुराने ज़माने में बहुत होती थी ना, हर फिल्म में एक वैम्प होती थी, और वो रोल जैसे बिंदु है, हेलन है, ठीक ना आपका, और या फिर बड़ी उम्र में आए थे, क्या नाम था उनका, जिनकी आंख थोड़ी टेढ़ी थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक ना आप। तो वो स्टीरियोटाइप होकर रह गए उस रोल के अंदर। अब वो चाहें कि मैं कोई दूसरा कोई रोल कर लूँ, अच्छा रोल उनको मिलता नहीं था, तो उनका रोल, उनकी भूमिका क्या हो गई, स्टीरियोटाइप हो गई, रूढ़िवादी हो गई, फिक्स हो गई। और जेंडर स्टीरियोटाइप का अर्थ हो गया, वैम्प का समझ के बच्चों को नहीं, ठीक है, कोई भी औरत, और उसको गुंडा तो नहीं कहना, लेकिन हाँ इनका रोल ऐसे होता था, नेगेटिव रोल होता था पिक्चरों के अंदर, ठीक है, और ये अट्रैक्टिव होती थी, और अपनी खूबसूरती के बल पर वो किसी से कोई भी काम करा सकती थी। तो ऐसे औरतों को वैम्प कहा जाता है, शी इज़ अ वैम्प। और ये वर्ड भी आना चाहिए, कई बार वैम्पिश तो 20 बार एग्जाम में आ चुका है आपको। किसी का व्यवहार अगर आपका वैम्पिश है तो इस तरह का व्यवहार है, वैम्पिश, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग अ वैम्प, बिंदु नाम सुना सबने, पुराने हैं ये, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो ऐसे फिल्में भी नहीं बनती हैं, लेकिन कभी कभी हो जाती है, नेगेटिव रोल किसी औरत को करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आप कहूँगा शी इज़ प्लेइंग अ वैम्प इन दिस मूवी, ये बोल दोगे, शी इज़ प्लेइंग अ वैम्प, शी इज़ प्लेइंग अ वैम्प। इसको रेड हटा दो एक सेकंड, इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि रेड लाइन आपको दिखे, तो रेड लाइन दिखेगी नहीं आपको। वैम्पिश वर्ड ठीक है, ये मेरे ख्याल से गलत नहीं है, ये रेड लाइन लगी हुई है, इस डिक्शन में नहीं होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैम्पिश है ना यार, वैम्पिश है बच्चों। अभी कई बार देखो, आप देखो, मेरा अगर डिक्शनरी ना हो तो आप क्या सोचोगे कि इस सर ने शायद मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है। तो मैं इसीलिए कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ कि मैं उसकी एंट्री आपको कॉपी करके दिखा सकूँ। अब ये बच्चों के कईयों को समझ आता नहीं है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। अ वुमन हु इज़ कॉन्शियस ऑफ एंड मेक्स यूज़ ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड टू मैन, इसे मैंने कहा ये सुंदर होती हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन ऑर्डर टू गेट व्हाट शी वांट्स। तो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती है वो जिस चीज़ को पाना चाहती है। और वैम्पिस आपका एडजेक्टिव हो गया, वैम्पा का नाउन हो गया। तो इसलिए जो कोलोकेशन बनाना है वैम्पिस बिहेवियर, ठीक है। तो किसी को ऑफिस में ऐसी है, लोगों को छुट्टी मिलती नहीं है, और वो अपने बॉस को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी ले लेती है, ठीक है। तो लोग कह सकते हैं आई डोंट लाइक हर वैम्पिस बिहेवियर। आप समझ आ गया, आपके नहीं आया? हाँ, तो ये कोई शब्द ऐसा हो जिसमें रेड लाइन लगी हुई है, तो आपने, अगर मैं इसलिए चेक करता हूँ, मैं इसीलिए चेक करता हूँ कि आपको इस बात का पता हो कि ये बिल्कुल ठीक है भाई, गलत नहीं है आप, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग अ वैम्प इन दिस मूवी, ये तो बोल दो कम से कम। इस फुल फिल्म में वो एक वैम्प का रोल कर रही है। तो वैम्पिस बिहेवियर में समझ के आपका इस तरह का बिहेवियर। कहाँ थे हम? तो आपको ये जेंडर स्टीरियोटाइप समझ में आ गया कि नहीं? स्टीरियोटाइप का अर्थ होता है एक फिक्स्ड आइडिया, फिक्स्ड आइडिया। और ये थोड़ा सा पुरातनवादी या रूढ़िवादी आइडिया हुआ जो फिक्स होके रह गया। और इस संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ कि औरतों को आर्मी में अगर एंट्री मिल भी रही है तो वो फिर अपने टेक्निकल विंग में जाएं, डॉक्टर बना दें उनको, ठीक है। डॉक्टर्स तो आपके डॉक्टर रोल में तो औरतें काफ़ी आगे जाती हैं, लेकिन डॉक्टर ही रहती है ना, लेकिन उनको लड़ने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलती। आप भी लड़ना चाहती हैं, आप आतंकवादी के खिलाफ आप एक्शन में जाना चाहती हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। आप बात कह रहा हूँ आपको। तो दिस इज़ कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप, कि जेंडर्स को लेके लोगों का एक फिक्स आइडिया बन गया है। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। एक सेकेंड,
ये 12 ठीक है, ठीक है। वो फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया तो वो ये भी नहीं तो कवर नहीं होगा, सामने सामने नहीं आएंगी चीज़ें। आई होप कि समझ आ गया आपको, ठीक है। इसको पूरा पढ़ा, मेरा आपको एक बार फिर समझाता हूँ। ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, माय गॉड, ये यहाँ तक एक सेंटेंस है। देखो आप कभी कभी ये भी देखा करो, इसमें देखो बच्चों को फुल स्टॉप आ रखा है, ये रहा, ये भी लंबा ही है। सेंटेंस बड़े लंबे में, देखो आप इतना लंबा सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस एक बार दोबारा पढ़ो मेरे साथ में। द अपहिल बैटल टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप, ये लिंग भेद को लेके जो स्टीरियोटाइप बन गया था, फिक्स आइडिया बन गया था, ठीक है, इसको तोड़ना एक बहुत मुश्किल कार्य था। अपहिल टास्क मीन्स मुश्किल काम और डिफ़िकल्ट टास्क था, और ब्रेक किया उन्होंने, इस कोर्ट में लड़के उन्होंने इसको ब्रेक किया। अब तुम्हारे समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब समझ आ गया ना? एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वैसे इसमें 2 होना चाहिए था आपका, 4 नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। प्रोवाइड 4 का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ये प्रोवाइड का जो 2 है ना, ये 4, ये प्रोवाइड के लिए इस्तेमाल है। ये पता लग रहा है आपको? ये पता होना चाहिए आपको। और इसके आगे है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोवाइड के साथ में 4 आता है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। आई विल प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग, आई विल प्रोवाइड, इसका मतलब कि मैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त करूँगा। और किसी चीज़ को प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो उसमें 2 आना चाहिए था, जिसका फ्रेज बनता है टू प्रोवाइड समथिंग टू समबडी। तो कभी कभी अखबारों की गलतियों को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसमें डिक्शनरी में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हो सकता है 4 भी हो, वो नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक। प्रोवाइड 4 का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराना, उनको प्रदान करना, देना। और जो नॉर्मल प्रयोग होता है वो इसमें दे नहीं रखा है, सिंपल देने से मतलब है। ये 4 भी हो सकता है, चलो आपका, आई एम सॉरी, 2 भी होता है और 4 भी, क्यों 4 का प्रयोग कर रखा है इसमें। वी हैव कंसर्न्स अबाउट वेदर द गवर्नमेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड वाइबल सोशल सर्विसेज फॉर पुअरर फैमिलीज, ठीक है। प्रोवाइड 2 भी हो सकता है, प्रोवाइड 4 भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं बच्चों। हाँ, देखो आपको ये 2 भी है, देखो आप। तो आपको भी कह रहा हूँ, जब आप पढ़ाई करते हो ना आपका, तो आप भी जो है अपना डिक्शनरी खोल के पढ़ा करें। बोनस पेमेंट प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर नहीं टू वर्क हार्डर। इंसेंटिव मतलब आपका प्रलोभन होता है। तो बोनस वगैरह देते हैं ना आपका, आपकी तनख्वाह के अलावा, तो हार्ड वर्क करने के लिए वो एक तरह का प्रलोभन है, ठीक है ना। आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है। प्रोवाइड 4 भी है, देखो ये भी है, देखो आप 4 भी है। प्रोवाइड के साथ में विथ भी है। इसलिए कोई जीवन में कोई फिक्स प्रमोशन नहीं होते हैं, जानना आपको। सब कुछ फिक्स हो सकती है, प्रमोशन कभी फिक्स हो नहीं सकते हैं आपको। दे ओपन अ शेल्टर, ये 2 मतलब समझना, ये 2 तो प्रोवाइड के लिए, ये इन्फिनिट इसलिए पर्पस बताने के लिए। दे ओपन अ शेल्टर टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी हाउसिंग फॉर, और ये 4 भी है। ये 4 किसके लिए इस्तेमाल है पता है आपको? इस वर्ब के लिए, टू प्रोवाइड फॉर, ठीक है। दे ओपन अ शेल्टर, उन्होंने एक आपकी शेल्टर बनाया जिसमें लोग शरण ले सकें, रात को सो सकें, सर्दियों में सो सकें। सिटी के होमलेस के लिए उन्होंने एक शेल्टर बनाया। और क्यों बनाया? ताकि उनको टेम्प्रेरी हाउसिंग दे सकें वो, ठीक है। टेम्प्रेरी समझ गया आपका, कच्ची घर की व्यवस्था, छत हो जाए सर के ऊपर, है ना। डिक्शनरी पढ़ाओ, कितनी सुंदर डिक्शनरी है ये,
इसमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, उसमें समझ आ जाता है आप। और प्रोवाइड के साथ विथ भी लगा सकते हो आप। ये बताइए, ही प्रोवाइडेड हिम विथ, सॉरी हिम भी लगाओ, he provided him with all the necessary items या things, तो उसने सभी उसको आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराई। अब प्रोवाइड फॉर समबडी का अर्थ होता है, ठीक है, ये भी देना ही होता है। तो इसका मीनिंग देखो क्या लगा, ही हैज़ अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर, यहाँ फॉर ही आएगा। और इसका टू गिव समवन द थिंग्स दे नीड सच एज मनी, फूड और क्लोथ्स, ठीक है ना। आई विल प्रोवाइड फॉर यू, डोंट वरी। इसमें प्रोवाइड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो थोड़ा जल्दी करो, इसमें बहुत टाइम हो गया बच्चों। द अपील पैटर्न, ये आपको इतना, ये सेंटेंस में आ गया नहीं है, यहाँ तक का आ गया ना आपका। तो ऑथर कह रहा है ये जेंडर जो स्टीरियोटाइप था, एक फिक्स आइडिया था, उसको तोड़ने के लिए एक बहुत ही मुश्किल जंग लड़ी गई, ठीक है। और इसका आइडिया फिर ये भी था कि ताकि औरतों को आर्मी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ये लड़ाई उन्होंने लड़ी, बड़ी मुश्किल थी ये लड़ाई, आसान नहीं थी आप, ठीक है। और ये भी उसमें साथ में लिखा हुआ है, हैड टू बी फॉट राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल। अगर कोई कानून लड़ाई है तो हाईएस्ट लेवल तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही है, इसलिए ऑथर लिख रहा है। ये लड़ाई ऐसा नहीं कि उन्होंने नीचे के लेवल पे जीत ली, उन्होंने कहा राइट अप टू, ये अभी प्रयोग करो, राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल। ये लड़ाई उन्होंने ठीक सबसे हाईएस्ट लेवल पर जाके लड़ी। और फिर आगे लिखा भी है कॉमा करके, कहाँ, इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और फिर लिखा हुआ आगे सेंटेंस में इवन सो, इवन सो का अर्थ होता है यहाँ तक की, ठीक है, ठीक है। इवन सो मीन्स यहाँ तक की। और या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, और इसलिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी ना आपका, तो इवन सो मीन्स, ठीक है ना, यह भी और इसलिए भी, इसका सेंस आपको समझ आना चाहिए। द एमओडीज़, एमओडीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जो सैंक्शन लेटर आया, जिस चिट्ठी में उनकी स्वीकृति थी, स्पेसिफाई का अर्थ होता है उसको अलग से, इस विशेष रूप से दर्शाना। क्या दर्शाया उन्होंने उसमें, द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन विमेन ऑफिसर्स। तो उन्होंने उसमें ये दर्शाया कि जो ये 10 स्ट्रीम्स का मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स, है ना, जैसे भाग होते हैं ना आपके आर्मी के, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसमें आपका मेडिकल विंग भी है, उसमें दुनिया भर के दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, नर्सेज हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो सभी 10 स्ट्रीम में, सब 10 स्ट्रीम है, इन ऑल, इसमें 10 स्ट्रीम है, इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स इन विच दे प्रेजेंटली सर्व एज, जो अभी सर्व कर रही हैं 10 स्ट्रीम्स में, ठीक है, उनके अंदर उनको परमानेंट कमीशन देने का चिट्ठी उन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने निकाली है। और ऑथर कह रहा है, ठीक है ना आपका, इट इज़ अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेशन करने का एक उचित कारण है, एक रीजन है हमको सेलिब्रेट करना। इज ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन मीन्स कल अगर हम कोरोना पे अपना जीत पा लेते हैं, हमारे डॉक्टर्स उसके वैक्सीन निकाल देते हैं, तो हम ये अपनी ये कहेंगे ना, इट इज़ ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन। किसी लड़के को जॉब मिल गई तो बोलो उसको, अपने फ्रेंड को, इट इज़ अ कॉज फॉर, ऐसे बोला करो, सेंटेंस बनाओगे तब आप बोल पाओगे, इट इज़ अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। ये उत्सव मनाने का रीजन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये चिट्ठी निकाल दी, और फिर 10 स्ट्रीम्स में जहाँ जहाँ वो अपने ये काम कर रही थी, वहाँ पर उनको परमानेंट कमीशन देने की बात कही गई है कि उनको अब परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। इट विल गो अ लॉन्ग वे। अब ये भी फ्रेज है, गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का अर्थ होता है बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होना। टू गो अ लॉन्ग वे, टू गो अ लॉन्ग वे का बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है, टू प्रूव टू बी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जैसे बच्चों को या लड़की को, अभी तो अपने देश में हो गया है, सभी एजुकेशन एक तरह का सबको देना ज़रूरी भी है, बेसिक एजुकेशन। और सरकार ने समझो कि आपका अलग से कोई फंड दिया है कि औरतों के एम्पावरमेंट के लिए, औरतों की बढ़ोतरी के लिए समाज में,
तो आपने कहा यार दिस स्टेप विल गो अ लॉन्ग वे इन एम्पावरिंग वुमेन। तो कैसे कहोगे? तो ये सब आपके ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके ऐसे में लिखने में काम आएंगे। दिस स्टेप मीन्स ये कदम विल गो अ लॉन्ग वे, किसके लिए? इन एम्पावरिंग विमेन, औरतों को सशक्तिकरण में, औरतों को सशक्त बनाने में, उनको पावर देने में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये इसका मीनिंग होता है गो अ लॉन्ग वे। तो दिखा रहे मुश्किल कुछ नहीं है वर्ड्स, लेकिन ये फ्रेजेस बहुत शानदार है इसमें, ठीक है। इट मीन्स सरकार का डिसीजन की 10 स्ट्रीम्स में जिसमें औरतें भी काम कर रही हैं उनमें इनको परमानेंट कमीशन मिलेगा। और पहले क्या था, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, 5 साल के बाद में उनको नौकरी छोड़ के जाना पड़ता था। ये इट है। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन एंडिंग अ प्रिजुडिस एसोसिएटेड विद द आर्मी। आर्मी के साथ में एक पूर्वाग्रह, एक पक्षपातपूर्ण बिहेवियर, इसको कहते हैं प्रिजुडिस, ठीक है। आप पूर्वाग्रह समझते हो आप, कि आपके दिमाग में आपने बना लिया है कोई आइडिया और उसी को सच समझ रहे हो आप, और वो गलत है, तो उसको प्रिजुडिस कहते हैं आप। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। मैं पता नहीं इसको इंग्लिश में पूर्वाग्रह लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, लिख पाए यार, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखा, ये भी एक ऐसे सीखता आदमी धीरे धीरे भैया, है ना। पूर्वाग्रह समझ के बच्चों, कि आपके दिमाग में पहले से ही ऐसे प्रिजुडिसेस हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया, जो कहते हैं प्रिजुडिस, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, ये एक आर्मी के अंदर जो प्रिजुडिस था, इसको एंड करने में बहुत काम का सिद्ध हुआ है। अब प्रिजुडिस क्या था, कि औरतों को परमानेंट कमीशन नहीं मिलनी चाहिए। आपका औरतें दूसरे जो आपके मैन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी तरह आतंकवादियों के साथ में युद्ध में लड़ नहीं सकती हैं। लड़कियां कह रही हैं हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, मौका दो हमको। अब समझ आ गया आपको? प्रिजुडिस का अर्थ होता है पूर्वाग्रह, और दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि ऐसा कोई आपकी विचार जो गलत हो और किसी के बारे में आप रखते हैं। कैसे आप कई लोगों के प्रिजुडिस बन जाते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान का है, इसके दाढ़ी है तो ये आतंकवादी है। अमेरिका में ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने जो सरदार थे उन पे भी अटैक कर दिया बेचारों पे। तो आप सिख कम्युनिटी पे लंबी दाढ़ी, तो लंबी दाढ़ी वाला आपका हर एक आतंकवादी थोड़ी होगा भाई, चाहे मुसलमान हो, चाहे आपका हिंदू हो या आपका सिख हो। ये तो ये उनका एक प्रिजुडिस बन गया उनके अमेरिकन के दिमाग में। आई होप कि समझ आ गया। अब ये तो कोई सेंटेंस ट्यू से शुरू हो रहा है, तो इस ट्यू को आपने लिख के और कॉमा लगा दिया, इसका अर्थ है इट इज़ ट्यू। आप भी सेंटेंस बनाए ऐसे, पता नहीं समझ आया कि नहीं। ये कौन सिखाएगा आपको सेंटेंस बनाना ऐसे? आप पढ़ोगे तो भी सीख पाओगे। ट्यू मीन्स इट इज़ ट्यू द फाइट वॉज फार फ्रॉम ईजी। पता नहीं समझ आया कि नहीं। आप भी इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंस से। तो ट्यू करता है इट इज़ ट्यू दैट। अगर ये ट्यू नियर लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ ट्यू दैट द फाइट वॉज फार फ्रॉम ईजी। और फार फ्रॉम ईजी भी एक जितने रेड लाइन किए में सारे कोलोकेशंस हैं। फार फ्रॉम ईजी का अर्थ होता है बिल्कुल भी ईजी नहीं। और ये यहाँ से सेंटेंस शुरू करो आप भी ट्यू से, ट्यू लगाओ फिर कॉमा लगाओ, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्यू दैट। ठीक है, ये सच बात है कि जो लड़ाई इन्होंने लड़कियों ने लड़ी है ना कोर्ट में, ये इट वॉज फार फ्रॉम ईजी। इस फार फ्रॉम ईजी मीन्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये सब सीखो। फार फ्रॉम ईजी मीन्स वेरी डिफिकल्ट, कहने का तरीका होता है ये। तो ये समझा ना आपको। तो ये चीज़ें आपको ग्रामर थोड़ी सिखाएगी ट्यू से सेंटेंस कैसे शुरू करना है। वो तो ट्यू तो आपका एडजेक्टिव है, आप एडजेक्टिव शुरू कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ट्यू द फाइट वॉज फार फ्रॉम ईजी। ये सच है कि जो युद्ध उन्होंने लड़ाई उन्होंने लड़ी कोर्ट में, ये बहुत मुश्किल थी। इट वॉज लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड। वैसे प्रोटेक्ट वर्ड का भी वही अर्थ है जो आपका लॉन्ग है। तो कोई भी चीज़ जो लंबी चली हो, ठीक है, और कभी कभी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, इट मीन्स वेरी लॉन्ग। इसका फ़ायदा ये है
तो अगर ढंग से वहाँ पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनकी डेथ हो गई और आपने कहा ही डाइड आफ्टर अ लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड इलनेस, ये प्रयोग हो गया आपको। आफ्टर अ लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है ना आपका, आई गॉट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल पाई। कैसे प्रयोग करोगे? एक से लिख दो, बाकी आप घर में अपने आप बनाओ। ही डाइड आफ्टर अ लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड इलनेस, तो बहुत लंबी चली इलनेस के बाद में उनकी डेथ हो गई। इसमें आगे बच्चों, इट वॉज लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड, इट मीन्स अगेन ये उनकी बैटल, लड़कियों की लड़ाई जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, लंबी थी। ऐसा नहीं कि एक उन्होंने रिट फाइल किया और उनको मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसका कारण भी है, एज द गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर, ग्लॉस ओवर का अर्थ होता है नॉट पे अटेंशन, ये फ्रेज है, टू ग्लॉस ओवर, टू नेग्लेक्ट, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना, और नॉट पे अटेंशन, नॉट पे अटेंशन टू समथिंग। और सेंस इसमें ये होता है कि उसमें अटेंशन देना था लेकिन आपने दिया नहीं, है ना। यू कैन नॉट ग्लॉस ओवर दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम पे ध्यान दो, नेगलेक्ट कैसे करोगे आप? नेगलेक्ट में थोड़ा आपका उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और हुआ ये, लेखक कह रहा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, रूलिंग का मतलब एक आपको एक डिसीजन, निर्णय दिया था लिटिगेट, जो लिटिगेट तो पता इसमें कब से लड़े, 10 साल तो हो गए इनको, 10 साल तो दिल्ली कोर्ट ने दिया था, ये उससे पहले और लड़े होंगे बेचारी, तो 10 साल से ज़्यादा टाइम से ये लड़ रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना इसका मतलब ये मोटा मोटा, ठीक है। लिटिगेंट्स का मतलब जिन्होंने मुकदमा किया, रिट फाइल की कोर्ट के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में एक फैसला दिया था, रूलिंग वाला फैसला, ये भी आपको आना चाहिए, ऐसा ना हो कभी ना आए। रूलिंग का अर्थ होता है डिसीजन, यहाँ पर इस संदर्भ में रूलिंग का डिसीजन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लिटिगेंट्स का अर्थ होता है वो लोग जिन्होंने मुकदमा किया है, उनको लिटिगेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लिटिगेंट का अर्थ होता है द पर्सन हु हैज़ फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, जिसने कोर्ट में केस फाइल किया वो लिटिगेंट है, दैट्स राइट। और लिटिगेट करता था मुकदमाबाजी करना, ये भी आना चाहिए, फिर इसका नाउन बन जाता है लिटिगेशन आपका, मुकदमेबाजी, ठीक है। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी भी अच्छी खासी आपको आनी चाहिए। एनीवे, तो ऑथर कह रहा है ये बड़ी लंबी लड़ाई थी, और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट के जो फैसला था, ठीक है, जो इनके पक्ष में था 10 साल पहले, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर, शुरुआत में उसमें ध्यान, इनिशियल में शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? देन इन द सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए वो, जस्ट व्हाट द लिटिगेंट्स वर अप अगेंस्ट बिकेम क्लियर फ्रॉम द व्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट के शायद व्यूज़ ऐसे होंगे कि शायद उनको हम नहीं देंगे, शुरुआत में। तो ऑथर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसा रवैया केंद्र सरकार ने अपने पक्ष रखा होगा कि नहीं इनको नहीं कर सकते हैं, खतरा हो जाएगा। और ये भी फैक्ट है कि जब आपके आर्मी के जवान और ऑफिसर्स मरते हैं तो एक तो नुकसान वो होता ही है, लेकिन सरकार को और भी बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं, ध्यान रखना। उसमें सरकार को फाइनेंशियल लॉस ज़बरदस्त होता है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें अगर शहीद होंगे, उनकी शहादत हो जाएगी तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और यंग ऑफिसर अगर आपका शहीद हो जाता है तो उसकी अगर वाइफ है, तो जब तक उसकी नौकरी थी ना, उसकी वाइफ को वो पेंशन, उसकी तनख्वाह मिलेगी पेंशन के रूप में फुल। कितना बड़ा वो है बताओ आप, है ना। तो सरकार को लगता है नहीं देना तो पड़ता है, ये नियम है। तो सरकार ने शायद ये पेश किया होगा कि नहीं साहब इनको नहीं दे सकते, ऐसे कुछ, है ना। तो उससे ये पता लगा है, ऑथर कह रहा है, उससे ये पता लग रहा था गवर्नमेंट के उससे, गवर्नमेंट के व्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट से, उससे ये पता लग रहा था कि ये जो लिटिगेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने ये मुकदमा किया है,
ठीक है, वो किसका सामना कर रहे थे? अप अगेंस्ट मीन्स किसका सामना कर रहे थे आप? व्हाट द लिटिगेंट्स वर अप अगेंस्ट, इसका मीनिंग हो गया, उसे ये पता चल रहा था कि इनका सामना कितनी मुश्किलों से है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो केस जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये अप अगेंस्ट भी आपको आना चाहिए। अप अगेंस्ट का तो होता है किसी के सामने, बरखिलाफ, अगेंस्ट समबडी, ये इसका मीनिंग होता है। एक लड़के ने कहा मैं कोर्ट में केस करूँगा, तो दूसरे साथी ने कहा बेकू कोर्ट में केस करेगा, क्या करेगा तू? तेरे को पता भी है व्हाट आर यू अप अगेंस्ट, तेरा सामना किससे है? तेरे को पता है जिसके खिलाफ तो मुकदमा करने को कह रहा है वो वकीलों का परिवार है, उनमें से 3 वकील तो उनके सुप्रीम कोर्ट में है और मुंबई हाई कोर्ट में है। कैसे लड़ेगा तू? और वो पैसे वाले भी हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं तो पैसे वाले भी हैं, और तू तो बेचारा गरीब भी है, तेरे को कानून का कोई है भी नहीं है आपको, तो कैसे लड़ेगा तू? तो उसने उसको पूछा, ऐसे बोला उसको, डू यू नो व्हाट यू आर, बोलोगे तभी तो आएगा बच्चों, व्हाट यू आर अप अगेंस्ट। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि तेरे को पता भी है कि तेरा सामना किससे है। काश बच्चों आप मेरी बात सुन सकें और इनको सीख सकें, बोल सकें। ये चीज़ें हमको ग्रामर कभी नहीं पढ़ा सकती। ग्रामर बेसिक होता है, एग्ज़ाम पास करने की क्षमता आपको ये सब पढ़ने से आता है, ठीक है। तो वो कह रहा है जस्ट व्हाट, जब पता लगा और कि कब क्लियर हुआ, गवर्नमेंट के व्यूज़ से, गवर्नमेंट के विचारों से क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि लिटिगेंट का सामना किन से है। इसका अर्थ ये होता है कि लिटिगेंट का सामना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी से है और शायद उनका जीत पाना संभव नहीं होगा, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। A written note to the court pointed at, उन्होंने क्या लिखा, एक रिटर्न नोट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट को कि इनकी भी आप कह रहे हैं उनको दे दो, हम कह रहे हैं कि नहीं देना है। उसमें एक कारण बताया गया कि उनकी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, उनकी शारीरिक सीमाएं हैं। किसकी? विमेन ऑफिसर्स की। और ये शारीरिक लिमिटेशन में फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या हो गया? वो लड़कों की तरह तेज़ नहीं भाग पाएंगी, लड़कों की तरह हाई जंप नहीं कर पाएंगी, बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है। कई दिनों तो बिना खाए नहीं रह पाएंगी, जैसे फ़ौज में करना पड़ता है। मैं भी फ़ौज का ही पार्ट था, पैरामिलिट्री फोर्स का, तो हमें पता है कितनी दिक्कत होती है ना, समझ आया। तो ये कोर्ट में गवर्नमेंट ने एक रिटर्न नोट दिया कि साहब इनकी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। फिजियोलॉजिकल का अर्थ होता है शारीरिक, लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया? सीमाएँ, ठीक है। saying that these were great challenges for women officers to meet the exigencies of service. exigencies of service एक शानदार कोलोकेशन है। सर्विस का नौकरी की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए इनकी जो फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती हैं। उनका वो कैसे पूरा करेंगे? कभी उनको बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो, सबके दिमाग बैठा हुआ है कि लड़के ही मौजूद होते हैं। अरे आज के लड़कियां में कोई फ़र्क नहीं है भाई, वो भी सब वो काम करती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अब ये आपको समझ आया, मैं इसका तो आपको अलग से बनाता हूँ अर्थ आपको, और इसके सेंटेंस बनाता हूँ, लेकिन ये सेंटेंस आपको समझ आ गया नहीं है तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके फ्रेजेस हैं। आप समझ आ गया बच्चों? ये सेंटेंस समझ आया है कि नहीं आया आपको? ये मैं आपको फ्रेज अलग से करा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस का अर्थ होता है सर्विस के अंदर जो इमरजेंट चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी वाले कार्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए, वो पूर्ति करना उनके लिए ग्रेट चैलेंजेस हैं। और उसका कारण है उनकी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस, उनकी शारीरिक सीमाएं हैं औरतों की। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाए। ऐसा सरकार ने कोर्ट को लिख के एक रिटर्न नोट दिया। अब तो समझ आ गया ना आपका? अब मैं ये फ्रेज आपको समझाता हूँ, टू मीट द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस, ठीक है। टू मीट द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस, बड़ा शानदार है ये। इसका मीनिंग होता है टू मीट द इमरजेंट, तो या बोलो तो मीट द इमरजेंसीज ऑफ द सर्विस,
कि आपको कभी कभी अपनी नौकरी की इमरजेंसी को निभाना पड़ता है आपका। ये क्या हो सकती हैं? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, समझ लो कि जैसे आपका अभिनंदन जो है हमारे स्क्वाड्रन लीडर या विंग कमांडर हो गए थे वो ना, अभिनंदन वर्तमान, तो अगर वो समझ लो कि एयरफोर्स में है और उसको इजेक्ट करना पड़ा और वो फिर दुश्मनों के हवाले हो गई, इजेक्ट होता, आपको पता थोड़ी आप कहाँ इजेक्ट करके कहाँ जाओगे, हवा आपको उड़ा के भी ले जा सकती है आप। तो समझो आप पाकिस्तान पहुँच गए भीड़ जंगलों में, तो एक तरह की सर्विस की इमरजेंसीज हैं, ठीक है ना, इनको कहते हैं मीट द सर्विस द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्विस। तो वो कह रहे हैं कि इनमें शारीरिक क्षमताएँ चूँकि कम होती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं, और हमें नहीं, शायद ये भी बोला होगा, हमें नहीं लगता कि इन चुनौतियों का सामना वो कर पाएंगी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको परमानेंट कमीशन ना दिया जाए। अब समझ आ गया आपका? बड़ी लंबी बैटल लड़ी इन लड़कियों ने। इन फरवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट रेड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट ये एक फ्रेज है आपका, टू रीड द राइट एक्ट, टू रीड समबडी द राइट एक्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है, राइट एक्ट का अर्थ होता है कि जो कानूनी चीज़ें हैं उसका आपका उससे सामना कराना। नहीं समझे आपका? मैं इसको समझाता हूँ आपको। और एक सख्त रूलिंग देना, सख्त निर्णय देना, ये ध्यान रखना आप। एक लड़का है ऑफिस में जाता है, ये सब समझने की है, ये ग्रामर कभी नहीं पढ़ा सकती आप। एक लड़का है जो बार बार एब्सेंट होता है, तो बॉस उससे तंग आ गया और एक दिन बॉस ने डिसाइड किया कि आई विल रीड हिम द राइट एक्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया? आई विल रीड हिम द राइट एक्ट। इसका अर्थ ये हो गया बच्चों कि आई विल टेक वेरी वेरी सीवियर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। अब समझ आ गया आपका? पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं शायद उसको फ्रेज भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रीड द राइट एक्ट। ये मुझको लगता है कभी यार कि आप क्या समझते हो इसको कि इंग्लिश को कि आप ग्रामर पढ़ के, ग्रामर तो बच्चों के लिए होता है भाई। ये रहा, रीड समबडी, ये फ्रेज है। किसी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना, और शायद गुस्से में, तो कोर्ट गुस्सा हो गया। तुम क्या समझते हो लड़कियों को? हाँ, कौन सा काम ये लड़कियां नहीं करती हैं? ISS में जाती हैं, ठीक है ना, आप स्पेस शटल्स को उड़ाती हैं, और तुमको ऐसे नहीं कर सकते आप। तो क्या लिखा हुआ है? रीड समबडी द राइट एक्ट। आई विल रीड हिम द राइट एक्ट। बॉस ने जो उसको बोला, क्या अर्थ हुआ? गुस्से में। तो उसने इसको वार्निंग किया कि उनको ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलेगी, ध्यान रखना अगर नहीं किया। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को, दे रेड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट। तो कोर्ट ने गुस्से में उनको बोला, किसको? गवर्नमेंट को, रीड समबडी द राइट एक्ट। ये फ्रेज है, टू स्पीक angrily to someone about something they have not done and warn them that they will be punished if they do it again. तो गुस्से से अपना प्रतिक्रिया देना, ये इसका मीनिंग होता है। He had put up with a lot of bad behavior from his son and thought it was time to read him the right act. तो वो अपने बच्चे के व्यवहार से बड़ा परेशान था पिता, और एक दिन उसने सोचा कि इसको मेरे को राइट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को गुस्सा करना पड़ेगा और मेरे को बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अब समझ आ गया आपको? नहीं आया? तो बच्चों ईमानदारी से कभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या ये चीज़ें आपको ग्राउंड पढ़ के आ जाएंगी। एग्जाम में तो 20 बार आ रखा है। आप बॉस कह रहा है आपको, आई विल रीड यू द राइट एक्ट इफ़ यू डू नॉट बिहेव योर सेल्फ। तो इसमें फिलअप कैसे करोगे आप? सेंटेंस में मैंने बोला, समझ आया? बॉस कह रहा है गुस्से में उस लड़के को कि आई विल रीड यू I will read you the right act if you do not behave yourself. अब कल्पना करो बच्चों कि ये फिलअप में आ गया है ना आपका, तो हाउ विल यू सॉल्व इट? आपने कोई फ्रेज पढ़ा ही नहीं है, कभी उसको आपका प्रयोग ही नहीं किया आपने। आप हाँ, तो इसमें ये कैसे भरोगे आप? और ये फ्रेज भी नहीं आएगा, बिहेव योर सेल्फ। बिहेव वन सेल्फ का अर्थ होता है, फ्रेज है ये, इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना। ध्यान रखना। आप समय आ गए, एग्जाम आया तो आप भर देना, ठीक है आप।
अगर कोई आदमी कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, आई विल रीड यू द राइट एक्ट, ठीक है, मतलब वो राइट एक्ट का अर्थ होता है बहुत ही सख्त कानून में पढ़ के सुनाऊंगा कि तो तेरी मैं ऐसे इस तरह से तेरे को पनिशमेंट कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको समझा रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन बहुत शानदार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गुस्से में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट रेड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट, तो उसको लताड़ा, गुस्से में बताया और उसको कहा कि आपकी जो अपनी पॉलिसी है ना, आप पॉलिसी क्या है, समान पॉलिसी है, ठीक है ना आपका, उसको उसकी अनुपालना करें आप तो फालतू में दुनिया भर के ये दे रहे हैं आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ये नहीं होगा, उनकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, आप उसके आपकी अपनी पॉलिसी के, इसका मतलब क्या पॉलिसी थी लेकिन दे नहीं रही थी, तभी तो उसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। मना नहीं किया हुआ है, क्या ऊपर नहीं जा सकते, मना नहीं, इसलिए तो ग्लास सीलिंग कहा जाता है, लेकिन देते नहीं है। देते क्यों नहीं, उनकी अपनी पॉलिसी होगी, आगे मत बढ़ने देना, उनको प्रमोशन देना ही नहीं, इस रैंक से ऊपर मत जाने देना, औरतें हैं यार, कल क्या करेंगी, यूँ, ठीक है। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनको कहा अबाइड बाई सबको आता है मेरे ख्याल से, मैंने 20 बार बता रखा है, अबाइड बाई इट्स ओन पॉलिसी, जो आपने अपनी खुद की पॉलिसी है ना उसकी अनुपालना करें। अबाइड बाई का अर्थ होता है टू कंप्लाई विथ, टू फॉलो, टू ओबे, किसको लेके, ऑन का मतलब इस विषय पर, किस पे, ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू वीमेन इन दी SSC, ठीक है, एंड गिविंग देम कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल सर्विसेज अदर देन कम्बैट, अभी कम्बैट मत दो लेकिन बाकी सर्विसेज में उनको कमांड पोस्टिंग्स दो। कमांड पोस्टिंग का अर्थ होता है कि जो बटालियन के कमांडेंट बने, ठीक है ना आपका, किसी यूनिट की हेड बने, वो देते नहीं थे आप, ठीक है। और SCC का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमिश्नर, और कुछ मत समझ लेना आप। कम्बैट का अर्थ होता है कि अभी युद्ध के लिए मत करो, थोड़ा थोड़ा, जब एक साथ थोड़ा युद्ध में झोंक दोगे, नहीं तो गुस्से में कह गवर्नमेंट अच्छा आ जाओ, अभी आतंकवादियों के लिए इनको भेज दो 20 लड़कियों को, तो ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे नहीं, ढंग से करो उसको, उसी तरह से उन्हें ट्रेनिंग होगी फिर, ठीक है, उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। और धीरे धीरे जैसे इजराइल में, अमेरिका में, वो तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है, ये लड़का है लड़की है, कोई भी एक्शन है, कोई भी ऑपरेशन है, तो वो लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं माना जाता, ठीक है। और शायद कोर्ट ने या ऑथर ने लिखा है द मिसोजिनी, इसको मिसो गाइनी मत बोलना बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन है मिसोजिनी। और मिसोजिनी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसको एक बार तो 2 बार प्रोनाउंस कर लो सुनते सुनते, मिसोजिनी। प्रोनाउंस क्या करोगे इसको, प्रोनाउंस भी ढंग से करो ना बच्चों, तभी तो सीखोगे बच्चों, प्रोनाउंस कीजिए इसको मिसोजिनी, 1-2 बार प्रोनाउंस करो, स्पेलिंग भी आ जाएगी। सुनो, मिसोजिनी। कई लोग, इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग इसको मिसो गायनी कहते हैं, गायनी का संबंध जो है औरतों से होता है, तो कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट है। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, औरतों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट, इसको मिसोजिनी प्रोनाउंस करना है। इसका अर्थ होता है हेटेड फॉर विमेन, औरतों के लिए नफरत। ऐसा होगा नहीं है औरतों के लिए नफरत, लेकिन कोर्ट ने शायद कह दिया होगा कि आप लोग जो है औरतों के प्रति ऐसा रवैया रखते हो। द मिसोजिनी वॉज कॉल्ड आउट, कॉल आउट मीन्स बताया गया, ब्रॉट आउट, बताया गया। तो शायद ये वर्ड का इस्तेमाल किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 54 पेज का जो अपना जजमेंट दिया, अपना फैसला दिया, उसमें मिसोजिनी का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप मिसोजिनी छोड़ दीजिए, औरतों के प्रति ऐसी भावनाएं छोड़ दें। फिर आगे क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, यहाँ नोट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नोट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया, नोटेड दैट विमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैड ब्रॉट लॉरेल्स टू द फोर्स, कि इंडियन औरतों ने, आर्मी में जो आपकी औरतें हैं, ठीक, ये आपका फ्रेज है ब्रिंग लॉरेल्स टू, ठीक है, ये फ्रेज का अर्थ होता है, ये कई बार मैंने कराया भी है, टू ब्रिंग लॉरेल्स टू समबडी, ठीक है, इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग, जो ना आपका ग्रेट अचीवमेंट्स। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री, कैसे, लगातार सेंचुरी बना के, मैच जितवा के, मैच बचा के, ठीक ना, दैट्स राइट। आप तो आज वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसमें 54 पेज के फैसले में लिखा
कि जो हमारी औरतें हैं, ठीक है, आर्मी के अंदर, उन्होंने बहुत शानदार काम किए हैं और फोर्स के लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, ठीक है। और इसलिए द टाइम हैज़ कम फॉर अ रियलाइजेशन, और रियलाइज़ कर दो तो वो करना, एहसास, और ये एहसास करने का समय आ गया है। टाइम हैज़ कम फॉर अ रियलाइजेशन मीन्स अब ये बात मानने का या एहसास करने का समय आ गया है दैट वीमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी आर नॉट एडजंक्ट्स टू अ मेल डोमिनेटेड, ये बड़ा शानदार कॉलेज है, मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट आप सोसाइटी भी कर सकते हो, आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसी सोसाइटी जिसमें आदमियों का वर्चस्व है, औरतों का नहीं है। तो कोड कर रहा है, अरे एडजंक्ट का अर्थ होता है एडजंक्ट, इसको प्रोनाउंस करना एडजंक्ट। एडजंक्ट तो जो आपको एडिशनल जोड़ दिया गया है, ठीक, उसको कहते हैं एडजंक्ट। औरतें केवल एडजंक्ट नहीं है, केवल ऐसे ही नहीं जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। और उनकी जो प्रेजेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रेजेंस मस्ट बी टॉलरेटेड विद नैरो कन्फाइंस, इट सेट, इट मीन्स कोड सेट। उनकी जो प्रेजेंस है उसको नैरो कन्फाइंस का मतलब होता है एक संगीनता के साथ में उसको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? द आर्मी इज ऑफन सीन एज अ प्रिजर्व ऑफ मैन, कितना शानदार कोलोकेशन है आपको, ठीक है, प्रिजर्व ऑफ मैन। ऐसे हर जगह था बच्चों, पहले औरतों को क्रिकेट नहीं था, तो इट वाज बिलीव दैट क्रिकेट इज, ठीक है ना आपका, क्रिकेट इज अ प्रिजर्व ऑफ मैन। अ प्रिजर्व कहाँ लिखा हुआ है? एज द प्रिजर्व मैन। बड़ा शानदार कोलोकेशन है, इसको देखो गौर से आप। चलो मैं इसको टाइप ही कर दूँ, रेड हो जाएगा वो। एज द प्रिजर्व ऑफ मैन, इसको आप समझिए, इसको आप समझिए, प्रिजर्व ऑफ मैन का अर्थ क्या है? प्रिजर्व मैन का अर्थ होता है बच्चों, ये तो प्रिजर्व का मतलब किसी चीज़ को संरक्षित करना होता है, लेकिन इसका भावार्थ ये है, एज द प्रिजर्व ऑफ मैन मीन्स, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आदमियों को ही होना चाहिए, ये इनका एक संरक्षित क्षेत्र हो गया आपको, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे लिखूँ, अभी नहीं हो, अब तो औरतें खेल रही क्रिकेट बहुत सालों से है, लेकिन कभी ऐसा समय था कि क्रिकेट वॉज कंसिडर्ड, क्यों क्रिकेट ही क्यों, क्रिकेट, बॉक्सिंग, ठीक है, एंड अदर गेम्स, अब आपको समझ आ जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। गेम्स वर कंसिडर्ड द प्रिजर्व ऑफ मैन। अब आपको समझ आ गया नहीं आया कि ये इनको आदमियों के यहाँ क्षेत्र माना जाता था और वहाँ पर औरतों की एंट्री बंद थी। अब क्या हो गया? अब तो सब में भाग ले रही हूँ, ऐसे कोई चीज़ है नहीं जिसमें लड़कियाँ भाग ना ले रही हूँ। प्रिजर्व आ गया नहीं आया, तो कोई मुश्किल शब्द नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका अर्थ निहित है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रिजर्व ऑफ मैन मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर आदमियों का एकाधिकार हो, उसमें और कोई आदमी के नहीं जाएगा तो दूसरे कौन है? औरतें ही, और क्या है? जहाँ औरतें नहीं जाएंगी ऐसा मान लो। बट इनफ विमेन हैव फॉट हेरोइक बैटल्स, दैट्स राइट। तो इस लेकिन औरतों ने, ठीक है ना, कई हेरोइक मतलब बहादुरी की बैटल्स लड़ी हैं उस मिथ को तोड़ने के लिए, और उसको लड़ाई लड़के उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है। ये बड़ा शानदार फ्रेज है, टू बस्ट द मिथ। बस मतलब तोड़ना, और मिथ का अर्थ होता है कोई मिथ्या बात। ये तो हिंदी से लिया हुआ, संस्कृत का वर्ड है ये मिथ, है ना, ठीक है। और इसका अर्थ होता है टू ब्रेक अ फिक्स्ड नोशन या फिक्स्ड आइडिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मिथ समझ गए बच्चों? मिथ का अर्थ होता है मिथ्या बात, कोई बात जो गलत हो। तो किसी ज़माने में, अभी नहीं, कुछ टाइम पहले, मतलब तो लड़कियाँ एयरफोर्स में आ गई हैं, तो पहले ये था, इट वाज अ मिथ, ऐसा माना जाता था, एक मिथ्या बात थी। इट वाज अ मिथ दैट women cannot fly jets, fighters, ऐसा माना जाता है, इंटरसेप्टर्स एट्सेट्रा। यानी
ऐसी एक मिथ्या दिमाग के अंदर लोगों की धारणा थी, मिथ्या धारणा, कि औरतें जो हैं जेट्स को, फाइटर्स को, इंटरसेप्टर्स को नहीं उड़ा सकती, कैन नॉट फ्लाई जेट्स, फाइटर्स एटसेट्रा, ठीक है। बट दिस मिथ हैज़ नाउ बीन बस्टेड। इसका मीनिंग क्या हो गया? अब इस मिथ को तोड़ दिया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण कल्पना चावला का, जो स्पेस शिप चला रही। अब आप तो हवाई जहाज़ की बात कर रहे हो आप, और अब तो इंडियन एयरफोर्स में औरतें ये सब आपकी हवाई जहाज़ों को उड़ा रही हैं। तो अब ये मिथ जो है बस्ट हो गया है, ठीक है ना। बस्ट का मतलब होता है तोड़ना, उसको नष्ट करना, ठीक है। तो बस्ट है गैंग ऑफ थीव्स, ये भी आना चाहिए आपको पुलिस के लिए। तो पुलिस ने एक चोरों के गैंग को ख़त्म कर दिया है। बस्ट का मतलब ख़त्म। अब समझ आ गया आपको? बड़ी सुंदर सुंदर फ्रेजेस हैं, ठीक है। और ये औरतों ने ये जो है ना आपका अपनी हेरोइक बैटल से, बहादुरी से भरी लड़ाइयों से इस बस्ट को, इस मिथ को बस्ट कर दिया है। और उन्होंने तो और भी पुराना एग्जाम्पल दिया है, जैसे रानी ऑफ झांसी इन द पास्ट टू स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल ने इसको मदद की थी अभिनंदन वर्धमान को, दैट्स राइट, ठीक है। दैट गाइडेड विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द एयरफोर्स, दैट्स राइट। उसमें भी आपको उसको साथ दिया, जैसे उसके जहाज़ में वो भी थी। वो बाद में तो हुआ था, वो अलग बात है, ठीक है। द आयरनी द विडम्बना, आयरनी इज़ दैट, लेकिन विडम्बना ये है, इतने हेरोइक काम उन्होंने किए, वर्धमान का भी साथ दिया, उसको मदद की, लेकिन विडम्बना ये है कि आर्मी में 40,825 ऑफिसर्स जो हैं, जो अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनमें से केवल मेयर का मतलब केवल, अब मेयर 1653 औरतें, एज द कोर्ट, टॉप कोर्ट नोटेड। तो टॉप कोर्ट ने ये आपने बताया, अपनी उसमें लिखा, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वीमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द आर्म फोर्सेज नीड टू बी इंक्रीज। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्म फोर्सेज में उनका जो आपका परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, नीड्स टू बी इंक्रीज, ठीक है। टू अशर इन आ चेंज इन ए रिग्रेसिव माइंडसेट, ताकि लोगों के एक रिग्रेस, ये बड़ा शानदार कोलोकेशन है। ये मैंने चुना भी इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शानदार हैं, ध्यान रखना बच्चों। एक सेकंड, ये अंदर रेड हो जाएगा सारा, इसका मैं बंदोबस्त करता हूँ। इसको कर दो और इसको फिर कर दो, फिर ये ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ, ठीक है। अशर का अर्थ होता है किसी की अगुवाई करना, किसी का स्वागत करना, ठीक है। 2020 खतरनाक साल जो ख़त्म होगा, 2021 शुरू होगा, तो देश के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, तब तक बचे रह गए तो, ठीक है। तो जिस दिन आपका 31 दिसंबर होगा रात को, 2020 की अंतिम रात, तो कहेंगे लेट अस अशर इन द न्यू ईयर। अब सुनिए, अशर इन, कुछ समय आया कि नहीं आया? अशर इन द न्यू ईयर, तो नए युग का स्वागत करें। वो ये कह रहा है, इसमें ये अर्थ हो गया है टू अशर इन ए चेंज, यानी चेंज को लाना। कैसे? माइंडसेट में, माइंडसेट करता है मानसिकता, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का उल्टा है। ऐसी माइंडसेट जो पीछे जाने वाला है, पीछे वाला माइंडसेट वो माना जाता है कि जिसमें आप औरतों को उनका पूरा स्थान नहीं देते हो। ऐसी जो मानसिकता वो रिग्रेसिव मानी जाती है। ग्रेस का मतलब जाना होता है, कभी रूट कराऊंगा तो आपको सारे करा दूंगा आपको, ठीक है। इनग्रेस है ना आपका, आउट ग्रेस, रिग्रेसिव टैक्स भी होता है। जब लोगों की इनकम बढ़े और टैक्स कम हो जाए तो वो रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। लेकिन रिग्रेसिव माइंड सेट कर देता है ऐसे लोग जो पुरातनवादी हैं, जिनकी सोच बहुत ही खराब है औरतों के प्रति, उसको कहते हैं। तो इससे क्या होगा? तो कोर्ट ने कहा है कि इससे जिन लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी वो है औरतों के प्रति, तो उसमें एक चेंज आएगा। टू अशर इन ए चेंज इन ए रिग्रेसिव माइंडसेट विच मिरर सोसाइटी। और कोर्ट ने इसमें कोई परहेज नहीं किया बताने में कि ये जो आपके हैं ये एक्चुअली सोसाइटी का दर्पण है। सोसाइटी का भी रवैया औरतों के प्रति यही है। मिरर इसमें वर्ब है, ठीक है ना। बात समझ आया? अगर अपना सरकार का माइंडसेट ऐसा है, अब तो चेंज हो गया, ऑर्डर निकल गया अब तो, ठीक है, कोर्ट ने लताड़ा तब वो माने। तो
रिग्रेसिव माइंडसेट को दर्शाता है। और ऑथर कह रहा है, यानी शायद कोर्ट ने कहा होगा, ऑथर कह रहा है अपनी मर्जी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी भी इसी चीज़ को मिरर करती है, यानी सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। मिरर का तो होता है टू रिफ्लेक्ट सेम थिंग। आशर में आपका आशर ये बहुत शानदार है। आशर इन ए चेंज इन रिग्रेसिव माइंडसेट। तो कल सब औरतें अगर नौकरी करें, पैसा कमाएं, ठीक है ना आपका, तो देश का कल्याण होगा। आधी जनसंख्या काम नहीं करेगी तो देश डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बन पाएगा। विच मिरर सोसाइटी अ लॉट मोर मस्ट बी डन ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। दैट्स राइट। और शायद कोर्ट ने कहा होगा, ये ऑथर कह रहा अपनी तरफ से, कि जेंडर को यानी लिंग का, जो स्त्री और आदमी, ये जेंडर्स है ना अब दो, तो इनका सेंसिटाइजेशन का होता है, इनके बारे में संवेदनशीलता को और बढ़ाने की आवश्यकता है, कि हमको जो वीकर सेक्स जिसको अपन मानते हैं, ठीक है ना, तो उसको, उसके प्रति संवेदनशीलता समाज में, देश में बढ़ाने की आवश्यकता है। ये कहें कि ये भी बराबरी के हकदार है भाई, ठीक है आप। एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, और ऑथर शायद लिख रहा है, ये कोर्ट ने लिखा होगा शायद, कि संसार में दूसरी जगह क्या हो रहा है, इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, खास करके दो कंट्री का नाम लिया ऑथर ने। विमेन आर अलाउड इन एक्टिव कम्बैट में उनको अलाउ किया गया। यानी मैंने कहा ना आपको शुरू में कि अगर कहीं आतंकवाद के साथ में कोई एक्शन लेना है तो वहाँ भी ये आराम से जाती हैं, भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। अगर औरतें हैं तो औरतें जाएंगी, आदमी है तो आदमी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आदमी जाएंगे। तो एक्टिव कम्बैट का होता है, ठीक है ना आपका, एक सक्रिय जो युद्ध होता है उसमें भी उनको जाने दिया जाता है। विमेन आर अलाउड इन एक्टिव कम्बैट। कम्बैट मतलब युद्ध होता है। हेयर, यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सफुली नज द गवर्नमेंट। दैट्स राइट। नज का मतलब होता है धक्का मारना, पुश करना। नज नहीं आता है, इसको डिक्शनरी में देखो और उसको प्रयोग करो, ठीक है। नज का बेसिक अर्थ होता है धक्का मारना, पुश करना, कोहनी से या वैसे भी नज मीन्स टू पुश। तो सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को पुश करना पड़ा फोर्सफुली, वो भी जोरदार तरीके से, ठीक है, कि उनको औरतों का जो रोल है इन द आर्मी, दैट शुड बी मोर इंक्लूसिव। ना इंक्लूसिव कर तो जिसमें सब लोग शामिल हो। बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या समझते हो आप? वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री। इंक्लूसिव ग्रोथ करते तो बच्चों कि जिसमें सब विकास करें, ऐसा नहीं जो आपके पूंजीपति वही विकास करें और गरीब आपके और गरीब हो जाएं। दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। आजकल का नया नारा है। तो वहाँ उनके अंदर भी आपका इसके औरतों की जो भूमिका है ना उसको इंक्लूसिव बनाया, यानी हर क्षेत्र में आर्मी के, चाहे वो आतंकवादियों से लड़ना हो, चाइना से युद्ध करना हो, पाकिस्तान से युद्ध करना हो, या युद्ध नहीं भी करना हो, डिफ़िकल्ट जो आपके बॉर्डर पोस्ट हैं, ठीक है ना आपका, ठीक है, वहाँ पर उनकी ड्यूटी की तैनाती, सब के अंदर आपका इंक्लूसिव होना चाहिए। उनमें सब उनकी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, वो सब शामिल उसमें होने चाहिए। आज जेंडर बैरियर में हैव फॉलन। अभी ऑथर कह रहा है कि जो जेंडर बैरियर था, लिंग पे आधारित जो रुकावट थी, वो तो शायद गिर गई है, बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्विटी मीन्स आपकी असमानता, इनइक्विटी असमानता भी है, और आपका किसी के प्रति आपका खराब रवैया भी कहते हैं, आपको ध्यान आप इज़ फार फ्रॉम ओवर। अब इसका अर्थ लास्ट में जो लिखा है उसने कहा ये तो चलो जेंडर वाला जो बैरियर था वो टूट गया है, लेकिन इनइक्विटी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ वार जो है अभी समाप्त होने से बहुत दूर है। फार फ्रॉम ओवर मीन्स ख़त्म होने से बहुत दूर है। तो ये उसने इशारा किया ऑथर ने, समाज में बाकी स्थानों पर, ठीक है ना, औरतों के वर्ग के प्रति रवैया के और इशारा किया है कि ये जो इनइक्विटी है, इनइक्विटी का होता है असमानता, ठीक है, इनइक्वालिटी भी कह सकते हो। और इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है कि हमारा जो खराब रवैया औरतों के प्रति, ठीक है ना आपका, उसकी जो वार है वो अभी ख़त्म होने से बहुत दूर, यानी अभी ये वॉर जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इनइक्विटी के दो चीज़ें आती हैं, इनइक्वलिटी भी और ख़राब व्यवहार भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बच्चों, बहुत बढ़िया था ये, ठीक है। इसको करें और इंग्लिश सीखें। ये इंग्लिश सीखने का तरीका है। ग्रामर बिल्कुल पैदल लोगों के लिए होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ ईमानदारी से, भले आपको बुरा लगे मेरे कहने का, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ते हैं तब जाके आपका खोपड़ी खुलती है, दिमाग खुलता है और हम सीखते हैं। नहीं तो हम लोगों का दिमाग भी क्या बन जाता है पता है आपका,
ठीक है ना, रिग्रेसिव रहता है हमारी मानसिकता। बैठा हुआ ऐसे ही है, ग्रामर पढ़ लो। ग्रामर बिल्कुल बेसिक होती है, उससे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। तुमको समझा रहा हूँ, आप कितने सेंटेंस करेक्शन कर लोगे आप, ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ। और ये पढ़ते रहोगे, सेंटेंस करेक्शन वगैरह सारे आसान हो जाएंगे। ये समझाने की कोशिश करूँगा आप। तो चलो बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।